Hello everyone. So in this BPSC mains series we are going to cover polity question. So इस सीरीज में हम BPSC के मेंस के polity questions को डिस्कस करने वाले हैं. आज का क्वेश्चन है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन रीसेंट ईयर्स. एनालाइज दिस स्टेटमेंट साइटिंग रिलेवेंट एग्जाम्पल्स. सो क्वेश्चन है कि सेंट्रल स्टेट के जो रिलेशंस हैं वो कभी अच्छे रहे हैं कभी ख़राब रहे हैं. इस स्टेटमेंट को एनालाइज करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स की आप बता सकते हो जैसे इन इंस्टांसेस पर सेंट्रल स्टेट का रिलेशन है वो अच्छा था, यहाँ पर दोनों के बीच में इश्यूज थे. सेंट्रल स्टेट की बात करें तो इंडिया है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो स्टेट्स हैं वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं. अगर इसको यूएसए से कंपेयर करें तो वहाँ पर स्टेट्स हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट के थ्रू आपस में आए हैं और वो उस एग्रीमेंट को छोड़कर, मतलब जैसे हम यूएसए बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें से अगर कोई स्टेट उसको छोड़ना चाहे उस यूनियन को तो वो छोड़ सकता है. जबकि इंडिया के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया के केस में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है स्टेट्स के साथ आने के लिए. सो इट इज़ नॉट ए रिजल्ट ऑफ एनी एग्रीमेंट. सो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको है नो राइट टू सीड, जबकि यूएसए में कोई स्टेट अगर यूनियन को छोड़ना चाहे तो वो छोड़ सकते हैं. सो अगर हम इंडिया का केस बोलें तो इंडिया का जो सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल सिस्टम है. क्वाजी का मतलब है वन ऑफ इट्स काइंड. क्यों है ऐसा? कि कई इंस्टांसेस पर हमारा सिस्टम है वो एक अच्छे फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है. कई इंस्टांस ऐसे हैं जहाँ पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज ए यूनिटरी सिस्टम के तौर पर काम करता है. यूनिटरी का मतलब है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत कम और लिमिटेड पावर्स हैं. जबकि अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो वहाँ पर उसका मतलब है कि सेंट्रल स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है और दोनों का जो एरिया है, दोनों का जुरिसडिक्शन है वो सेग्रीगेटेड है. सो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हो अबाउट सेंट्रल स्टेट रिलेशंस. उसकी शुरुआत आप इस तरीके से कर सकते हो दैट इंडिया दैट इज़ भारत is a union of states. It is not a result of agreement between the states. That means states do not have any right to cede. So हमने तीन component बताए. India that is Bharat is a union of states. Like USA means in case of USA the states came together as a part of agreement, but Indian Federation is not the result of any agreement. Result of agreement between states. And therefore states do not have right to cede. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. यहाँ पर आपने सेट कर दिया कि किस तरीके से इंडियन सिनारियोज डिफरेंट है एज कम्पेयर टू सिनारियो इन यूएसए. सो इंडियन फेडरलिज्म है वो यूएस फेडरलिज्म से क्वाइट डिफरेंट है. फेडरलिज्म का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में किस तरीके से पावर शेयर की जाती है. अगर एक प्रॉपर पावर शेयरिंग सिस्टम है तो उसे फेडरल सिस्टम बोलेंगे. अगर वो प्रॉपर पावर शेयरिंग एग्रीमेंट नहीं है, सिस्टम नहीं है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर्स है तो उसे यूनिटरी सिस्टम बोलेंगे. सो कीपिंग द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन माइंड, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स प्रोवाइडेड प्रोविजंस. सर्टेन प्रोविजंस आर फेडरल प्रोविजंस. कुछ उनमें से फेडरल हैं, कुछ ऐसे हैं जो यूनिटरी हैं. देयरफॉर द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वाजी फेडरल. हम इनको डिस्कस करेंगे कि किस सिनारियो में ये यूनिटरी है, किस सिनारियो में ये फेडरल है और फेडरल होने में भी क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन के हर अप एंड डाउन इशू को डिस्कस करना है. अब कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिवाइड्स लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एंड देयर इज़ ए प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर एंड फंक्शंस. लाइक वी हैव 3 tier गवर्नमेंट. 3 tier का मतलब क्या है? 3 लेयर है. सबसे पहले है यूनियन लेवल पर यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोल देते हैं. फिर आएगी स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड टियर पर आएगी आपकी लोकल गवर्नमेंट. जो अर्बन एरियाज़ में है उसको बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ ULB एंड जो रूरल एरियाज़ में हैं उनको बोलते हैं PRI यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. हमें जो इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है वो हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन है उसको डिस्कस करना है. सो ये इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख सकते हो. बाद में पहले हम बात करेंगे कि दोनों के बीच में कन्फ्लिक्टिंग इशू क्या है बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट. जैसे एक सबसे पहले सिनारियो की बात करें कोविड-19 में. सो कोविड में
कई ऐसे इंस्टांस हुए जहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में टेंशन्स आई। फॉर एग्जांपल, जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया तो कई स्टेट्स ने इसका अपोज किया कि स्टेट्स को इस मामले में कंसल्ट नहीं किया गया और सडनली लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया विदाउट अंडरस्टैंडिंग ग्राउंड रियलिटीज़। सो लॉकडाउन एक इंस्टांस है जहाँ पर दोनों के बीच इशू हुआ। सेकंड जो इशू था वो रिलेटेड टू फाइनेंस। जब जीएसटी लागू किया गया सो उस टाइम पर स्टेट्स को ये बोला गया कि अगर आपके रेवेन्यू में कमी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टाइम तक उस रेवेन्यू की भरपाई के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देगी। लेकिन जब कोविड के टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट ने पैसे मांगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि रेवेन्यू लॉस हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो ये पैसे दे पाना मुश्किल होगा। इसकी वजह से भी एक कन्फ्लिक्ट आई सेंट्रल स्टेट के बीच में। सेंट्रल स्टेट के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है, अगर उनको प्रॉपर फेडरल पर्सपेक्टिव से देखें तो इस चीज़ को बोलते हैं हम फिस्कल फेडरलिज्म, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर फिस्कल इश्यूज़ पर जो भी कंसर्न्स है उनको डिस्कस करें, उनको रिजोल्व करें। सो कोविड का केस एक हुआ जहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशनशिप में इश्यूज़ हुए। सेकंड जो इंस्टांस हम बोल सकते हैं वो है बाइफर्केशन ऑफ स्टेट। एक्चुअली ये स्पेसिफिक है इन कंटेक्स्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था विद स्पेशल स्टेटस, बाद में विदाउट अप्रूवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो अपने देश की पार्लियामेंट है उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। सो एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें भी स्टेट को कंसल्ट नहीं किया गया, ये एक यूनिटरी डिसीजन है। सो ये भी इसकी वजह से भी सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस में काफ़ी कन्फ्लिक्ट आई। सो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस है उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। एक यूनियन टेरिटरी होगी जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी होगी लद्दाख। सो अंडर आर्टिकल 3, यहाँ पर आप आर्टिकल 3 को स्पेसिफाई कर सकते हैं। अंडर आर्टिकल 3 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया empowers the parliament to change the name, area, boundary of a state। so इसी आर्टिकल के तहत किसी भी स्टेट का नेम, एरिया या उसकी बाउंड्री को चेंज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। अब नेम, एरिया ये सब चेंज करने के लिए या नया स्टेट बनाने के लिए प्रेसिडेंट स्टेट से कंसल्ट तो करते हैं, लेकिन उनकी जो कंसल्टेशन है, मतलब स्टेट ने जो ओपिनियन दिया वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी फॉलो कर सकते हैं। सो ये एक इंस्टांस हुआ। इसके अलावा जो मोस्ट कॉमन इशू है सेंट्रल स्टेट के बीच में वो है आर्टिकल 356 यानी कि प्रेसिडेंट रूल। सो हमेशा सेंट्रल स्टेट में जो कन्फ्लिक्ट होती है मैक्सिमम टाइम इस आर्टिकल 356 के कारण होती है। आर्टिकल 356 के तहत जो प्रेसिडेंट हैं वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट है कि इसमें पॉलिटिसाइजेशन है, मतलब ये सही ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज नहीं किया गया और इसमें पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के बेस पर ये डिसीजन लिया गया है। तो ये भी एक मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट है। उसके अलावा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, मल्टीपल प्रोजेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर सेंट्रल स्टेट के बीच में वाटर रिसोर्सेज के अलोकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अब फॉर एग्जांपल सतलज यमुना कैनाल का जो इशू है SYL जिसको बोलते हैं, जो कि पंजाब और हरियाणा के बीच एक इशू है। अब होता यह है कि जनरली सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है, यानी जिस पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती है, तो अपोजिशन पार्टीज़ ये एक्यूज़ करने लगती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस पर्टिकुलर स्टेट को फेवर कर रही है। उसकी वजह से कई बार कन्फ्लिक्ट होती हैं। इसके अलावा गवर्नर के रोल को लेकर भी पार्टीजन रोल ऑफ गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। अब स्टेट गवर्नमेंट्स का आर्ग्यूमेंट होता है कि ना तो उन्हें अपॉइंटमेंट प्रोसेस में कंसल्ट किया गया, और क्योंकि गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है तो वो सेंटर के एक एजेंट के तौर पर काम करते हैं, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। सो ये एक कन्फ्लिक्टिंग इशू है। इसके अलावा वेरियस इंस्टीट्यूशंस के केस में भी सेंट्रल स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होती रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CBI। अब कुछ महीने पहले मल्टीपल स्टेट्स ने CBI की ज्यूरिसडिक्शन लिमिट करने के लिए स्टेप्स लिए थे। CBI एक सेंट्रल अथॉरिटी है। सो स्टेट्स का आर्गुमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए इन एजेंसीज़ का मिसयूज़ करती हैं। इनफैक्ट CBI को इसी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, यानी पॉलिटिसाइजेशन के कारण, केस्ड पैरेट भी बोलते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस लाइक ED, ITD यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इन इंस्टीट्यूशंस पर भी ब्लेम आता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कारण
यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने के कारण अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स पर अननेसेसरली रेड करते हैं, उनको अननेसेसरली हरास करते हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न रहता है। इसके अलावा अगर लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की बात करें तो उसमें इंटरफेरेंस भी एक मेजर इशू है। फॉर एग्जांपल 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पर एक कानून बनाया था। बाद में उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसके एक सेक्शन को, यानी 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के एक पार्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। क्यों स्ट्रक डाउन कर दिया? क्योंकि आर्गुमेंट था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो स्टेट लिस्ट का एक पार्ट है, यानी कि उस पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर कोई अधिकार नहीं है। सो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस एंटायर एक्ट को स्ट्रक डाउन नहीं किया है, सिर्फ एक पार्ट को स्ट्रक डाउन किया है, स्पेशली वो पार्ट जो स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन को एनक्रोच कर रहा है, यानी कि जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार था वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, इसीलिए सिर्फ उस पार्ट को नलीफाई किया गया है। इसके अलावा भी और काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्टेट की ऑटोनॉमी है, वहाँ पर भी कई इश्यूज़ हुए। फॉर एग्जांपल 370 के थ्रू जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चला गया। इसके अलावा रिसेंटली BSF है, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। सो BSF MHA के अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में है। सो रिसेंटली होम मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिससे BSF की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो 3 स्टेट्स में इंक्रीज़ कर दी गई। कौन कौन से 3 स्टेट? आसाम, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब। सो इन 3 स्टेट्स का कहना है कि ना तो इस एक्शन में स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट किया गया, ना ही उन्होंने इस चीज़ को अप्रूव किया है। सो ऑब्वियसली ये स्टेट गवर्नमेंट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उस पर एनक्रोचमेंट है, क्योंकि जो स्टेट में पुलिसिंग का काम है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहाँ पर BSF अगर एनक्रोच करेगी तो ये स्टेट के एरियाज़ पर एनक्रोचमेंट होगा और इससे स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो कमज़ोर होगी। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी को लेकर भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट हैं। ब्यूरोक्रेसी में टू बी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो IAS को लेकर कन्फ्लिक्ट है। इस कन्फ्लिक्ट का मेजर कारण क्या है? रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने IAS के डेपुटेशन के कंटेक्स्ट में कुछ रूल्स में चेंज किया है। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है? स्टेट में जो IAS ऑफिसर्स हैं वो कुछ टाइम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जाके काम करते हैं डेपुटेशन बेसिस पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि हमें उतने ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे डेपुटेशन के लिए जितने होने चाहिए एक्चुअली, तो इसलिए उन्होंने रूल्स में चेंज किया और इस रूल के हिसाब से अगर डेपुटेशन रिलेटेड इश्यूज़ में सेंट्रल स्टेट में कन्फ्लिक्ट होती है तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को प्रायोरिटी दी जाएगी। इस पर स्टेट्स का आर्गुमेंट है कि ऑब्वियसली ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। सो इसमें क्या क्या आर्गुमेंट है स्टेट के कि इट इम्पैक्ट्स स्टेट्स ऑटोनॉमी और इट इज़ कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। इसके अलावा भी मल्टीपल इश्यूज़ हैं जहाँ पर सेंट्रल स्टेट की कन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जांपल नीट को लेकर, हिंदी इम्पोजिशन को लेकर। नीट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कॉमन एग्ज़ाम होगा मेडिकल के लिए, मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, तो इसके खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने आवाज़ उठाई। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि हम अपना स्टेट का एक अलग एग्ज़ाम करेंगे। तो इसको लेकर भी एक कन्फ्लिक्ट है। हिंदी को लेकर भी कन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर मल्टीपल स्टेट्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हम पर हिंदी इम्पोज कर रही है और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। सो ये तो इंस्टांसेस हो गए जहाँ पर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है कि अप्स एंड डाउन्स, तो आपको ऐसे इंस्टांस भी बताने जहाँ पर कन्फ्लिक्ट है और ऐसे इंस्टांस भी बताने जहाँ पर कोऑपरेशन है। सो कोऑपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले नीति आयोग है, जहाँ पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स, सब चीफ मिनिस्टर्स मिलते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रोविजंस को बढ़ावा दिया जाता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंट्रल स्टेट हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर रहे हैं। एक और टर्म होती है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसका मतलब है जो फेडरल यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं, एक हेल्दी कंपटीशन है ताकि बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। एक हमने डिस्कस किया ही है अभी, कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म। कन्फ्रंटेशनल फेडरलिज्म का मतलब है कि सेंट्रल स्टेट हैं वो कन्फ्रंट कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराव में है। एक और फेडरलिज्म होता है फिस्कल फेडरलिज्म, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज के मामलों में फेडरल रिलेशंस। सो नीति आयोग कोऑपरेशन का एक मैकेनिज्म है। इसके अलावा GST काउंसिल है, वो भी कोऑपरेशन का एक मैकेनिज्म है। और अंडर GST काउंसिल द सेंट्रल एंड स्टेट
बोथ प्ले सिग्निफिकेंट रोल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं, और वहाँ पर जो वोटिंग पावर है वो भी इस हिसाब से है कि 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है और 1/3 वोटिंग पावर है वो सेंटर के पास है। सो जीएसटी काउंसिल भी एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोविड के केस में भी, कोविड के दौरान भी कई इंस्टांसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया है, तभी जाकर इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया गया। सो फॉर एग्जांपल किसी स्टेट्स में जैसे वेंटिलेटर्स की कमी आई या मेडिसिन की कमी आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ पर प्रॉम्प्टली उन स्टेट्स की मदद की है। सो कोऑपरेशन ड्यूरिंग द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू कंट्रोल सच ए डिजास्टरस पेंडेमिक। इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के केस में भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन के कई इंस्टांसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे भी अगर कुछ डिज़ास्टर होता है, फॉर एग्जांपल फ्लड आई कहीं पे, तो एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय की जाती हैं। एनडीआरएफ है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। सो ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, नॉट ओनली इन रेस्क्यू बट ऑल्सो इन रिहेबिलिटेशन। इसके अलावा इंटरस्टेट काउंसिल है जहाँ पर कोऑपरेशन का स्कोप होता है, कोऑपरेशन ड्यूरिंग इंटरस्टेट काउंसिल मीटिंग या जोनल काउंसिल की जो मीटिंग्स होती हैं। इसके अलावा जैसे एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, सो ये एक इनिशिएटिव था जिसमें मेन रोल प्ले किया था नीति आयोग ने, लेकिन ये प्रोग्राम मेनली स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथों में था। और इस प्रोग्राम का मेन पर्पज़ क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे देश की, उनमें किस तरीके से बेटर गवर्नेंस के थ्रू डेवलपमेंट को स्पीड अप किया जा सके। सो ऐसे जो स्कीम है, ऐसे जो इनिशिएटिव हैं, उसके लिए ऑब्वियसली सेंट्रल और स्टेट दोनों के बीच में कोऑपरेशन चाहिए होता है, और वो हुआ भी है। इसीलिए इस चीज़ को बोला गया है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। कॉम्पिटिटिव क्यों? क्योंकि इसमें एक रैंकिंग तैयार की जाती है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो ऑब्वियसली एक हेल्दी कंपटीशन होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, डिफरेंट स्टेट के डिस्ट्रिक्ट्स में। कोऑपरेशन क्यों? क्योंकि विदाउट कोऑपरेशन ये मल्टीपल जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं होगा। इसके अलावा एक और इंस्टांस आप दे सकते हो प्रगति का। प्रगति क्या है? ये एक आईसीटी मैकेनिज्म है। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मैकेनिज्म। तो इसमें होता क्या है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पर जो सेक्रेटरी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर जो सेक्रेटरी हैं, यानी कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये डायरेक्टली काइंड ऑफ वीडियो कॉल की तरह डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। सो इससे हुआ क्या कि दोनों सेंट्रल और स्टेट है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं और जो भी इश्यूज़ हैं उनको स्पीडीली रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। सो इससे भी कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को बूस्ट मिलता है। सो ये एग्जांपल आप दे सकते हो कि किन इंस्टांसेस पर दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट हुआ, किन इंस्टांसेस पर दोनों के बीच कोऑपरेशन के स्कोप थे। अब कंक्लूजन की बात करें, सो हम लिख सकते हैं कि इन ए फेडरल सेटअप लाइक आवर्स, differences are bound to happen between central and state. So differences are bound to happen between central and state. However, steps must be taken to resolve such differences in the spirit of to resolve them in the spirit of cooperative federalism. And फिर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से कुछ नए इश्यूज़ विद चेंजिंग टाइम, नए इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके लिए सेंट्रल स्टेट को कोऑपरेशन करना मस्ट है। फॉर एग्जांपल टेररिज्म है, या फिर पेंडेमिक सिचुएशन लाइक अभी जो कोविड की सिचुएशन आई थी, इसमें विदाउट कोऑपरेशन, सेंट्रल स्टेट के कोऑपरेशन के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसे सिचुएशन को टैकल किया जा सके। या फिर जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ड्रग्स है जैसे, सो ये नए इश्यूज़ हैं विद चेंजिंग टाइम, एंड देयरफॉर सेंट्रल स्टेट नीड टू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर to resolve these new challenges which are coming up in front of good governance. Therefore, steps must be taken to strengthen the aspects of cooperative federalism, aspects of competitive federalism. Thank you.